हेलो फ्रेंड्स। जियो फाइनेंशियल की लिस्टिंग हो गई। लिस्टिंग काफ़ी ठंडी रही एज एक्सपेक्टेड। कुछ ज़्यादा बड़ा धमाका नहीं हुआ। रिटेल्स में इसकी काफ़ी हो हल्ला थी, काफ़ी उम्मीदें थी रिटेलर्स को। बट आप इसका देखेंगे ना, इसका जो फ्यूचर था पहले 10 मिनट में ही डिसाइड हो गया। 10 मिनट में ही जब स्टॉक्स 262 पे लिस्ट होने के बाद और वहाँ पे वो हायर लेवल पे जा नहीं पाया, सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे आने लगा, तो वहाँ पे समझ में आ गया कि अब नहीं, आज इस स्टॉक्स में आगे कुछ आज के दिन तो फिलहाल नहीं लग रहा है, और आने वाले दिनों में भी क्या होगा क्या है नहीं, यहाँ से लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या वैल्यूएशन पे आया है, मार्केट क्या इसके बारे में सोच रहा है। तो इसको ही आज के दोस्तों तो मैं आपका दोस्त ब्रिजेश पांडे एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट मंत्रा विद ब्रिजेश में। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों जियो फाइनेंस के ऊपर ही एनालाइज करेंगे। अगर आपके पास रिलायंस के शेयर थे, उसके बाद जियो फाइनेंशियल मिले, तो आप क्या करें। और अगर आपके पास नहीं है जियो फाइनेंशियल, तो अगर आप लेना चाहते हो तो क्या आप इस भाव पे ले सकते हैं, या थोड़ा वेट करें, या हायर लेवल पे ले, कब ले, क्या करें, इसी चीज़ को समझेंगे। और नॉर्मली डी मर्जर के बाद स्टॉक्स का क्या होता है, उसको भी आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, सो दैट कि अगर आपके पास जियो में है निवेश तो थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, या फिर अगर आप जियो लेना चाहते हैं, जियो फाइनेंशियल लेना चाहते हैं, तो आप एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ में ले पाए। चलिए वीडियो शुरू करता हूँ, बट उससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, सो दैट कि आगे चल के जब भी मैं नए वीडियोस बनाऊँ या अपलोड करूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको आए और आप उस वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों जियो फाइनेंशियल्स रिलायंस में से डीमर्ज होके निकल के आया है। अब डीमर्जर क्यों होता है, सबसे पहले अगर इस चीज़ को समझो तो मैं आपको सिंपल एग्जांपल में समझाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल किसी का कोई बेटा है, फॉर एग्जांपल मेरा ही बेटा है, आपका बेटा, कोई भी बेटा है, तो क्या करता है बाप अपने बेटे को तभी तक अपने पास रखता है जब तक वो छोटा है, कुछ कर नहीं सकता, तभी तक उसको सहारा देता है जब तक उसको सहारे की ज़रूरत है। लेकिन एक बार बच्चे को पाल पोस के पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिया, सब कुछ कर दिया, उसको कुछ नौकरी धंधे पे कर दिए, जॉब कहीं पे से, तो फिर क्या बोलते हैं, इसके पिताजी भी बोलेंगे बेटा अब हमने तुम्हें सेटल कर दिया, अब तुम जाओ, तुम खुद कमाओ, तुम खुद खाओ, तुम अपनी गृहस्थी खुद संभालो। उसी तरह से है कि जियो में फाइनेंस को रिलायंस ने अब तक इसलिए संभाल के रखा कि छोटा था, उसको पिताजी की सपोर्ट की ज़रूरत थी। बट अब जियो फाइनेंशियल उस लेवल पे पहुंच गया था जहाँ पे उसके पिताजी को और जियो फाइनेंशियल को भी लग रहा था कि अब मैं मार्केट में जाके मैं खुद अकेला सस्टेन कर सकता हूँ, खुद कम्पिटिट कर सकता हूँ, मेरे कम्पिटिटर के साथ में मार्केट में रुक सकता हूँ। इस तरह से सबका अब देखेंगे डीलिस्टिंग हुई है, डीमर्जर हुआ है। अब जियो फाइनेंशियल जैसे लिस्ट हो रही है तो एक एनबीएफसी के नॉर्मली दोस्तों आप देखेंगे कि अगर कोई स्टॉक्स जब अपने पेरेंट कंपनी से डीमर्ज होकर लिस्ट होता है, स्पेशली एनबीएफसी में आप देखेंगे ना, तो अगर कोई कंपनी जिसका पेरेंट ग्रुप या उसकी खानदान आप बोल लीजिए अगर बड़ा है, तो उनको मार्केट से पैसा रेज करना काफ़ी आसान होता है। तो इसको मार्केट से पैसा जियो फाइनेंस को रिलायंस के नाम पे जब भी चाहेगा जहाँ भी जाएगा मिल जाएगा। अब इसका मार्केट में मेन कंपटीटर जो है वो बजाज फाइनेंस है। आप लिस्टिंग से पहले से ही उसका जो लोग उसको कंपेयर कर रहे हैं, बजाज फाइनेंस के साथ में कंपेयर करें कि बजाज फाइनेंस के साथ में इसका ये कर देगा वो कर देगा। लेकिन इस चीज़ में दोस्तों मैं पहले भी बोलता हूँ, आज भी बोलूँगा कि बजाज फाइनेंस इस सेक्टर का, इस इंडस्ट्री का लीडर है, और उसके साथ में कम्पीट करना मतलब नामुमकिन तो कोई भी चीज़ नहीं होती दोस्तों, बट बहुत ही मुश्किल होने वाली है। अब वो क्यों मैं बोल रहा हूँ कि बजाज फाइनेंस के पास जो डेटा है, जो उनकी नेटवर्क बन चुकी है, वो आज के टाइम पे इंडिया में किसी के पास भी नहीं है। हालांकि जियो के पास क्या है, उनके जियो का जो सिम कार्ड है उसका डेटा है, बट ये चीज़ याद रखिए दोस्तों कि अगर आप लोन बांटने जा रहे हो तो लोन बांटना बड़ी चीज़ नहीं होती है। अगर मैं कल मेरे घर के बाहर एक दुकान लगा के बैठ जाऊँ कि भाई लोन ले लो मेरे से, लोन ले लो, लोन ले लो, तो दुकान के बाहर लेने वालों की लाइन लग जाएगी, हर कोई लोन लेने आ जाएगा, हर किसी को मैं पैसा बांट दूंगा। लेकिन वो पैसा लेके जाने के बाद कितने लोग पैसा लेके आ रहे हैं, कितने लोग पैसा रिटर्न दे रहे हैं, वो एक बड़ी चीज़ होती है। तो वहाँ पे बजाज फाइनेंस का अभी तक कोई कंपटीटर नहीं है। जैसे लाइक मैं बोलता हूँ कि एसबीआई का कोई कंपटीशन मार्केट में नहीं है कि
पूरे अगर इकोनॉमी को समझना है तो एसबीआई की रिपोर्ट जो होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एसबीआई को सबसे पहले पता चलता है कि पूरे देश में कहाँ पे, किस सेक्टर में, किस चीज़ में कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि उनकी इतनी बड़ी रीच है, इतनी बड़ी नेटवर्क है, जो उनके ब्रांच लेवल से उनको रिपोर्ट आती है कि आसाम में क्या हो रहा है, हिमाचल में क्या हो रहा है, उत्तराखंड में क्या हो रहा है, केरल में क्या हो रहा है, कहाँ पे सीजनल प्रॉब्लम आ रही है, किस सेक्टर में प्रॉब्लम आ रही है, वो एसबीआई के पास सबसे पहले रिपोर्ट आती है, जबकि दूसरे लोगों को वो चीज़ समझने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत लेट पता चलता है। वैसे ही बजाज फाइनेंस का जो रीच है, जो चीज़ है, वो उसके सामने जियो अभी भी बहुत पीछे है, मुझे ऐसा लगता है एक चीज़ पे। दूसरा चीज़, अब अगर हम जियो के फाइनेंसियर्स की फ्यूचर की बात करें कि क्या कर सकते हैं, देखिए आज के टाइम पे जियो का फाइनेंशियल का कुछ देखो, दो का हो रहा है एनालिसिस इसमें। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जियो की जो लिस्टिंग हुई है, महंगी हुई है, वो अपने प्राइस टू बुक 7.5 टाइम ट्रेड कर रहा है, 7 टाइम्स ट्रेड कर रहा है। और कुछ लोगों का कहना है कि जियो अपने प्राइस टू बुक 1.4 1.5 के बुक पे ट्रेड कर रहा है। अब वो लोगों का कहना है, वो क्यों बोल रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं कि जियो अपने प्राइस टू बुक 7 एंड 7.5 टाइम्स ट्रेड कर रहा है, वो क्या कर रहे हैं, जियो में जो रिलायंस का स्टेक है वो उसको एक्सक्लूड कर रहे हैं। क्योंकि आप देखो, आप अगर आपके पिताजी का जो प्रॉपर्टी है, जो भी है, अल्टीमेटली आपका उसमें हिस्सा होगा, आपने वहाँ पे कुछ रखा है, बट उस पे आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। आपका आपका एक्चुअल वैल्यू कहाँ पे किया जाएगा, आप अपने दम पे कितना कमा रहे हो और उसके बेस पे आपकी क्या नेटवर्थ बनती, क्या वैल्यू बनती, वो कंसिडर होगा। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो जो लोग जियो की फाइनेंशियल्स की बुक वैल्यू, उसकी बैलेंस शीट, उसकी एसेट्स सब कैलकुलेट निकालते हैं, तो वो बोल रहे 7 से 7.5 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है जियो फाइनेंशियल्स। और जो 1.4 कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि उसके मम्मी पापा, डैडी, दादा दादी सबका प्रॉपर्टी इंक्लूड करके उसमें कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जियो फाइनेंशियल्स की खुद की मार्केट कैप कितनी है, 20,000। मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ आपके समझने के लिए। उनकी कुल नेटवर्थ है कितनी, 20,000 करोड़। बट जो जियो में रिलायंस में उसका स्टेक है, वो करीब कितना है, 1 लाख करोड़ या 1.5 लाख करोड़ का। तो वहाँ पे उसकी जो टोटल एसेट साइज हो जा रही है कितनी, 1,50,000 करोड़ हो जा रही है। अब उसके सामने अगर आप देखेंगे 1,50,000 करोड़ के सामने आज की जियो की टोटल मार्केट वैल्यू 1,70,000 करोड़। तो इस हिसाब से लोग बोल रहे हैं 1.4 1.5 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है जियो फाइनेंशियल्स। पर ठीक है, वो आप समझिए कि जियो का अगर आप लोग जियो में का जो उसमें रिलायंस में स्टेक, वहाँ पे उसको थोड़ी रिटर्न मिलने वाला है, वहाँ पे उसको थोड़ी कुछ होने वाला है। आपको जियो को जो कंसिडर करना है, उसके जियो के एक्चुअल जो एसेट्स हैं, जो उसकी बैलेंस शीट, उस पर कंसिडर करना है। अब जियो का शेयर्स नीचे क्यों आया, अब उनको एक मैं चीज़ समझाता हूँ। नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो जो स्टॉक्स डीमर्ज होते हैं अपने पेरेंट ग्रुप से, वो एक समय के बाद अच्छा परफॉर्म करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उनको लगता है जब वो डीमर्ज होगा था, नए फेज में रहते हैं, नए उनको मार्केट मिलता है, नई चीज़ कैप्चर करना रहता है, उसमें ग्रोथ आती है। बट हरदम ऐसा नहीं होता। मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। आपको याद हो कुछ दिन पहले एक एबी कैपिटल का डीमर्जर हुआ था, उसका लिस्टिंग हुई थी। तब एबी कैपिटल के साथ में क्या हुआ था दोस्तों, को जिसके पास ग्रासिम के शेयर थे, उनको एबी कैपिटल के शेयर फ्री में मिल गए थे। लाइक रिलायंस में, जैसे रिलायंस में जिसके पास भी रिलायंस के शेयर थे, उसको जियो फाइनेंशियल के शेयर मिल गए हैं फ्री में। अब क्या होता है, एबी कैपिटल में क्या हुआ था, एबडीन एक एफपीआई थी, उनके पास ग्रासिम के सामने एबी कैपिटल के फ्री के शेयर मिले थे। और एबी कैपिटल में दोस्तों एबडीन ने बेच बेच के एबी कैपिटल की हालत इतनी खराब कर दी कि 250-260 वाला एबी कैपिटल 100 रुपया 70 रुपया हो गया था। उन्होंने मतलब क्या जरूरत है, वो क्या सोचा, उन्होंने ग्रासिम लिया है अपने इंडेक्स फंड के हिसाब से, अपने स्कीम के हिसाब से। अब उनको एबी कैपिटल फ्री में मिल गया, उनको नहीं चाहिए, वो नहीं रखना, उसमें उनको समझ में नहीं आता, उन्होंने बेच, क्या भाव फ्री में मिला, भाव बेचो किसी भी भाव में, उस हिसाब से उन्होंने बेचते चले गए। उसको 250 वाला 70 रुपया 80 रुपया हो गया एबी कैपिटल। जियो फाइनेंस में क्या, जियो फाइनेंस में आप देखेंगे काफ़ी सारे ऐसे इंडेक्स फंड हैं जिसके हर इंडेक्स फंड में रिलायंस है। अब रिलायंस जिसके पास है, तो उन्होंने इंडेक्स के हिसाब से रिलायंस को लिया है। लेकिन अगर रिलायंस के साथ में फ्री में उनको जियो फाइनेंस मिल गया, तो वो उनके अगर किसी भी स्कीम में फिट नहीं बैठ रहा, तो उसको क्यों रखेंगे, वो उसको बेचेंगे। और बेच बेच के कहाँ तक लेके जाएंगे, कुछ बोला नहीं जा सकता। तो एक बार इसका जो डस्ट है वो सेटल होने दीजिए,
ये जो बड़े प्लेयर की सेलिंग है वो रुक जाने दीजिए, फिर आप उसमें एंट्री करें, तो आपको उसमें अच्छा पैसा शायद निकलेगा, फिर उसकी प्रॉपर एक वैल्यू निकल के आएगी। बजाज फाइनेंस दोस्तों, जियो फाइनेंस आज के दिन में काफ़ी बड़ा है, उसकी हर चीज़ बड़ी है। वो अपने प्राइस टू 4 एंड 5 के प्राइस टू बुक है, लेकिन अगर जियो फाइनेंस 7 एंड 7.5 के प्राइस टू बुक पे आए तो ये तो भाई काफ़ी नाइंसाफ़ी है बजाज फाइनेंस के साथ में और जियो के साथ में भी। ये इसकी जो वैल्यूएशन है वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, वो नीचे आएगा, थोड़ा नीचे आने दीजिए, फिर उसे में वापस हम रिव्यू करेंगे, देखेंगे कि इसको क्या करना है, लेना है या नहीं लेना है। क्योंकि अब देखिए, अब इस भाव पे ले लेंगे तो फिर आपको कहाँ जाएगा पता नहीं, तो हिसाब से देखिए। बाकी अगर दोस्तों जियो फाइनेंशियल में कुछ रिलेटेड और रहेगा तो आपको साथ में जरूर शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए आपको धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।